Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. Students, अभी तक हम लोगों ने कवर अप कर दिया था। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे हम लोगों ने पढ़ लिए थे, राइट। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, दैट इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर एसी और डीसी जनरेटर। ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या था कि अभी तक हमने क्या देखा था कि कोई भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना, तो वो एक इमेजिनरी लाइन अपने सराउंडिंग डेवलप करता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमने अभी तक पढ़ा था। मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे कि करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। फिर हमारे माइकल फैराडे नाम से एक साइंटिस्ट है, वो आए। उन्होंने क्या कहा, क्या सोचा कि इसको रिवर्स कर देते हैं। इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने से क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट करो। रिवर्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे, राइट। बट उसने क्या बोला, उसने ये सोचा फैराडे ने कि क्यों ना हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके देखें तो कैसे क्या होता है। तब जाके एसी का जो है हमारा जो एसी करंट है वो हम का जो है इन्वेंशन हुआ बाद में, ठीक है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि इसके लिए क्या किया इन्होंने ईएमआई नाम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम अभी पढ़ेंगे, वो बताया, है ना। जो कि क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट बनाने का जो प्रोसेस है वो बनता था। किस तरीके से होता था उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर ये एक तरह का डिवाइस है जो कि ये बताता है कि पर्टिकुलर कंडक्टर या पर्टिकुलर वायर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं है ना। मतलब कि कोई भी एक वायर है, फॉर एग्जांपल ये मेरा वायर है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है ना। ये बता रहा है कि ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर हमारा क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, ठीक है ना। अगर मेरा करंट जो है फ्लो हो गया इस डायरेक्शन में तो गैल्वेनोमीटर उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर मेरा करंट जो है फ्लो इस डायरेक्शन में हुआ तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर दो चीज बता रहा है। क्या बता रहा है कि पहला ये बता रहा है कि पर्टिकुलर जो है करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वायर में, और साथ ही साथ ये बता रहा है कि उस करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी वायर में अगर हमें पता लगाना है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हमने जो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिवाइस जाके उसमें कनेक्ट कर देंगे। वो डिफ्लेक्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां तक होने के बाद में हम चलते हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि एक कॉइल लिया हमने, कॉइल, ठीक है ना। एक कॉइल लिया और यहां पे मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस कॉइल के साथ में क्या किया, मैंने एक पास में एक बार मैग्नेट ले लिया, बार मैग्नेट। ईएमआई टॉपिक चल रहा है ना बेटा, ईएमआई, बार मैग्नेट ले लिया। ये एक कॉइल है, इसको सोलेनॉइड भी हम बोल सकते हैं। मैंने क्या किया, कॉपर का एक वायर लिया और उस वायर को मैंने ऐसे मोड़ के दोनों एंड रख दिए, तो ये मेरे पास इस तरीके से बन गया। और इन दोनों एंडों को मैंने किससे ज्वाइन कर लिया, गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एक मैंने ले लिया नॉर्थ एंड साउथ पोल, और हमें ये भी पता चल गया कि बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। कैसे जाती है, हमने क्या रखा था यहाँ पे, नॉर्थ पोल रखते हुए देखा था। तो क्या देखा हमने कि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो वो डायरेक्शन हमने देख लिया क्या, ठीक है। यहां तक पहुंचने के बाद में हमने ये देखा कि
ऑटोमेटिकली एक इमेजिनरी लाइन तो जा ही रही है यहाँ तक, है ना। इमेजिनरी लाइन तो हमारे नॉर्थ से साउथ तक जा ही रही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसे इमेजिनरी लाइन हमारा जा ही रही है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इस वाले जो डिवाइस है हमारे पास, ये कॉइल है और ये हमारा जो मैग्नेटिक बार मैग्नेट है, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इस बार मैग्नेट को पास में लेके आ रहा हूँ, है ना। जैसे ये मेरे पास कॉइल है और ये मेरे पास बार मैग्नेट है। अब मेरे को पता है इस बार मैग्नेट से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कॉइल को पास में लेके आ रहा हूँ। जब मैं ये पास में लेके आ रहा हूँ तो नंबर ऑफ लाइंस जो होंगे वो इस कॉइल से भी गुजर रहे हैं। और जैसे ही पास लेके आया नंबर ऑफ कॉइल जो है नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या होने लग गया, डिफ्रैक्शन होने लग गया। ठीक है, जैसे ही पास लाया इसका मतलब डिफ्रैक्शन होने लग गया। डिफ्रैक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि इस कॉइल में क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ है ना। फैराडे जो था चकरा गया कि ये क्या चीज है। अब वो क्या कह रहा है कि ये आपका था कॉइल, ये था आपका बार मैग्नेट। जैसे वो लेके पास में आया तो नंबर ऑफ लाइंस क्या थे, इस कॉइल से पास होने लग गए। जब ये इस कॉइल से पास होने लग गए तो इंस्टेंटली क्या हुआ, यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा। डिफ्लेक्शन दिखने के बाद में क्या हुआ कि वो वापस अगर पीछे लेके गया, वापस कॉइल को पीछे लिया तो वापस क्या हुआ, डिफ्लेक्शन दिखा, मगर ऑपोजिट डायरेक्शन कि अगर वो थोड़ा सा दूर लेके गया, इस बार मैग्नेट को दूर लेते हुए गया तो जो डिफ्लेक्शन दिखा वो क्या दिखा, दूसरे डायरेक्शन में दिखा। इट मीन्स कि पास ला रहा हूं तो भी जल रही है, मतलब करंट फ्लो हुआ है थोड़ी देर के लिए, डायरेक्शन डिफ्लेक्शन हुआ, बट अगर वापस दूर लेके गया तो क्या हुआ, वापस डिफ्लेक्शन हुआ, मगर इट इज इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो ये इंस्टेंटली करंट जो जनरेट हुआ, पास लाया दूर ले गया, पास लाया दूर लगे, तो इंस्टेंटली जो करंट प्रोड्यूस हुआ उस करंट को मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस करंट बोलता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां तक होने के बाद में क्या हुआ था कि करंट जो है क्या सिर्फ इसी को फ्लो करने पे होगा, नहीं, आप चाहे इसको रेस्ट में रखो और इसको फ्लो करोगे, इस कॉइल को पास दूर ले जाओगे तो भी एक इंस्टेंटली एक करंट जनरेट होगा जो कि हम कहेंगे इंड्यूस करंट, या फिर इसको रेस्ट में रखो, इसको पास दूर करो तो भी एक इंस्टेंटली करंट जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट। यही पास दूर जो ये प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल हमारा जनरेटर में काम आएगा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझना है। यहां तक होने के बाद में अब एक कंडीशन में देता हूं कि मैंने यहां पे एक कॉइल लगाया, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और दूसरा मैंने इस यहां पे लगाया एक और कॉइल जिसमें मैंने एक बैटरी लगा दिया और एक स्विच लगा दिया, एक बैटरी एक स्विच लगा दिया। ठीक है, अभी तो स्विच ऑन है, ऑफ है ना। जब स्विच ऑफ है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ना इसमें हो रहा है ना इसके थ्रू। जब अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इसके चारों तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो ये भी डिफ्लेक्ट होगा, है ना। बट जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ किया, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो एक इंस्टेंटली क्या हुआ, करंट जनरेट हुआ। करंट जनरेट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि करंट जब फ्लो होगा तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और यही मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, इसके अंदर से मूव होगा, और जैसे ही मूव हुआ थोड़ा सा ये डिफ्लेक्ट हुआ, और डिफ्लेक्ट होने के बाद में वापस क्या हुआ, जीरो हो गया। तो फैराडे सोच रहा है कि भैया मैं तो कंटिन्यूअसली करंट दे रहा हूं मगर ये डिफ्लेक्ट होके वापस जीरो में क्यों आ गया। इसके पीछे का क्या रीजन था कि ये जो है कंटिन्यूअसली दे रहा हूं मगर वो क्या हुआ, जीरो पे आ गया। तो इसमें हम थोड़ा सा वापस पीछे की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे मैंने बैटरी को ऑन किया,
बैटरी ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ जनरेट हुआ, मगर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूसली है। और हमारा ईएमआई क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड कम और ज्यादा होने से ही इलेक्ट्रिक इंड्यूस करंट जनरेट होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर कम या ज्यादा किसी भी एरिया से पास हो रहा है तो भी एक इंड्यूस करंट जनरेट होता है, जिसको हम ईएमआई कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि इस केस में जो अगर हमने ऑन कर दिया, इसको ऑन किया तो कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, और कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है, मगर इसके अंदर से एक बार के लिए, एक चीज के लिए, पहले तो जीरो था, पहले करंट फ्लो नहीं हुआ था, है ना, पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था, पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये भी ऑफ था और ये भी इसके थ्रू, तो इसमें तो करंट ही नहीं है। तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो ये वायर के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन हुई, तो यहाँ पे जीरो से एक हाई वोल्टेज, एक इमेजिनरी लाइन आ गया, पहले जीरो थी, फिर इमेजिनरी लाइन डायरेक्ट आ गया, जैसे ही डायरेक्ट आया यहाँ पे क्या हो गया, बल्ब जो है डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुआ। बट कंटिन्यूसली हम उसको क्या है, इमेजिनरी लाइन उतनी ही है, अगर चार मैग्नेटिक फील्ड मूव जा रही है तो चार ही है, 4 से 8 नहीं हो रही है, ना ही 4 से 0 हो रही है। ठीक है, तब क्या होगा, एक बार तो जलने के बाद में, सॉरी, एक बार डिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या हुआ, वापस वो रेस्ट में आ गया। बट इफ इन केस अगर मैं यहाँ पे वापस क्या करता हूं, मैं वापस क्या करता हूं, इसको ओपन कर देता हूं। जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पे मैक्सिमम लाइन जा रही थी पहले से ही, और ओपन किया तो मैक्सिमम लाइन कम हो गई। इट मींस मैग्नेटिक लाइंस क्या होगी, पहले ज्यादा थी, फिर कांस्टेंट थी, फिर वापस कम हो गई, मतलब मैग्नेटिक लाइंस क्या हो गई, चेंज हो गई। और जैसे ही चेंज हुई वापस ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ और करंट फ्लो हो गया इसके अंदर, है ना। तो इससे और इसमें एग्जांपल से हमें इतना यही समझ में आना चाहिए कि इंड्यूस करंट कब जनरेट होती है, जब मैग्नेटिक लाइंस जो है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, है ना, मैग्नेटिक लाइंस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तभी जो है इंड्यूस करंट जनरेट होता है। आया समझ में? तो ये करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम जनरेटर में यूज करेंगे इसका प्रिंसिपल, और हम जो है उसके बारे में रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक होने के बाद में आगे हम करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या करते हैं आगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अब देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि मान लो कि मैग्नेटिक लाइंस, यहाँ ये मैग्नेटिक लाइंस है ना, मैग्नेटिक लाइंस है। अब ये पर्टिकुलर एक एरिया से मैं मूव करवा रहा हूं, पर्टिकुलर एक एरिया से मूव कर रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बुक ले लिया, ये पूरा एक पर्टिकुलर एरिया, इस पूरे एरिया से मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड पास करवा रहा हूं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया, अमाउंट ऑफ magnetic lines passing through a area। ये क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको डिनोट करते हैं फाई मैग्नेटिक फ्लक्स। किससे डिनोट करते हैं, फाई और एम से डिनोट करते हैं, या फाई बी से। मैग्नेटिक लाइंस को किससे डिनोट करते हैं, बी से। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फॉर्मूले से अगर हम देखें, पहली बात तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये हुआ कि पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जितना भी पास हो रही है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं फाई एम से।
ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यहाँ पे क्या है, इस वाले में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो है वो क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे अगर हम 5m इज इक्वल टू बी ए cos थीटा, बी ए cos थीटा। क्यों, क्योंकि इन दोनों अगर जो पैरेलल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अगर ये पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0। और 0 होते ही cos 0 कितना होता है, cos 0 आपका होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए आया। ये एक आपका जो है स्केलर क्वांटिटी होता है ना, आपका जो ये है एक स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ बच्चे कहते हैं ये डॉट प्रोडक्ट क्यों लगाए, इसकी जगह पे हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाते, हम इस तरीके से क्यों नहीं करते, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, है ना, b इंटू ए साइन थीटा। और साइन अगर दोनों पैरेलल है तो साइन 0 के थीटा एंगल कितना हुआ, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा जो फ्लक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो रहा है। इस वजह से हम ये नहीं लेके ये लेते हैं। अब मैग्नेटिक जो लाइन है वो मैक्सिमम कब जाएगी, जब जो होगा एरिया और मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब वो परपेंडिकुलर होंगे तभी तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस जो होंगे उस पर्टिकुलर एरिया से जाएंगे। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपका एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो ये एरिया, जब ये मैग्नेटिक लाइंस और ये एरिया एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जब सरफेस और मैग्नेटिक एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तभी मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी मैक्सिमम अमाउंट में पास होंगे। और जब ऐसे होंगे तो क्या हो गया, बिल्कुल ही 0 हो गया। समझ में आया। तो ये होता है हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर, और इसको हम और बोलते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर। दोनों चीज बोलते हैं, वेबर भी बोलते हैं और टेस्ला मीटर स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। आपके बुक में से इतना सही समझाया हुआ है, ये सब एक्स्ट्रा चीजें बता दी है मैंने ताकि आप लोगों को फर्दर 11th 12th में जब आप इनको डिटेल में पढ़ो तब आपको थोड़ा बहुत याद रहे। ठीक है, तो यहां तक होने के बाद में हमारा EMI भी हो गया और मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो गया। एक बार फिर से मैं EMI रिपीट करा देता हूँ। EMI क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब मैं एक कॉइल रखता हूँ और एक मैं दूसरा कॉइल लेके आता हूँ, जब इस कॉइल में अगर मैं करंट फ्लो करवाता हूँ तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अगर जो है अगर कम पास अगर करूँ तो इस कॉइल में क्या होंगे, एक बार मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा जाएगा, एक बार मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम जाएगा। तो ये कम ज्यादा की वजह से इंस्टेंटली एक करंट जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट, दैट इज EMF करंट। ठीक है ना। यही करंट जो है डायरेक्शन के साथ साथ जो है आपका गैलोरीमीटर जो है वो आपका डायरेक्शन भी बताता है और करंट का है भी, प्रेजेंसनेस भी बताता है कि पर्टिकुलर वायर में करंट है या नहीं है। ठीक है ना। तो यहां तक होने के बाद में अगला टॉपिक हमारा आता है AC जनरेटर। बट उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि AC और DC होता क्या चीज है। AC और DC क्या होता है। सबसे पहले क्या आया था, अगर कोई पूछे कि AC आया था कि DC आया था, तो सबसे पहले DC आया था। पहले बैटरियों पे काम चलता था, है ना। पहले बैटरियों पे काम चलता था, जो कि हमारा थॉमस एडिसन भाई साहब जी थे उस टाइम के, जिन्होंने DC का डिस्कवरी वगैरह किया था। थॉमस एडिसन जो थे वो जो थे काफी उन्होंने अपने जो
कह सकते हैं अपने जो रिसर्च थे उनको पेटेंट करवाया था, अपने जूनियर से रिसर्च को खरीदा भी था। बहुत उस टाइम के जाने माने एक हस्ती माने जाते थे। बट उसके बाद में हमारे पास जो है टेस्ला जी आए, है ना, निकोला टेस्ला जी आए। उन्होंने बोला कि ये बहुत होशियार थे, निकोला जी टेस्ला जो थे बहुत होशियार बंदा था। वो आया, वो आने के बाद में एडिसन जी से मिला। उन्होंने कहा कि अभी तक हम डायरेक्ट करंट बनाते, क्यों ना हम इसको अल्टरनेट करंट बनाए, एसी करंट बनाए। तो एडिसन जी तो थे, उन्होंने तो बोला कि भैया हमने तो इतने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब मैं अल्टरनेट करंट करूं और तू मैं से ज़्यादा होशियार बन रहा है ना। तो उन्होंने क्या किया, उसको जॉब से ही निकाल दिया। बट ये तो एक कहानी थी। बट उन्होंने बाद में स्टिल आज के टाइम में हम मैक्सिमम हमारे पंखे, लाइट वगैरह सब किस पे चलते हैं, एसी करंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले इसका एक डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। पहले तो भैया हमारा डीसी करंट सबसे पहले आया, बाद में हमारा एसी करंट आया। डीसी करंट लाने वाले कौन थे, हमारे थॉमस एडिसन थे। और एसी करंट लाने वाले कौन थे, हमारा निकोला टेस्ला थे, पहली बात। दूसरी चीज हम देखते हैं कि एसी करंट जो है, मान लो कि हमारे पास एसी करंट जो है हमारे पास ऐसे डिनोट करते हैं, और डीसी करंट जो है हमारे पास बैटरी से डिनोट करते हैं। जितने भी आपकी जो बैटरी वगैरह वो सारे डीसी ही होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये इस तरीके से क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। टाइम के साथ में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये एक हाई मैक्सिमम पॉइंट किया, फिर जीरो आया, फिर मैक्सिमम, फिर प्लस का 1 माइनस का 1, फिर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम। तो करंट के साइड में क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस वजह से ये अल्टरनेटिंग करंट और इसका सिंबल भी कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। डीसी में क्या है, डीसी में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता है ना। इस वजह से उसको बैटरी के थ्रू बनाया जाता है। अच्छा, यहां तक होने के बाद में क्या हुआ कि जो एसी डीसी जो है वो शॉक जो लगता है वो रिपल्सिव है। रिपल्सिव इन द सेंस, रिपल्सिव नेचर का मतलब फेंक देता है। डीसी जो है ये जो है आपका फेंक देता है, इसका जो शॉक लगता है इसको क्या है, रिपल्सिव नेचर है, मतलब थ्रो बैक कर देता है, फेंक देता है। बट इन केस ऑफ एसी में क्या होता है, ये आपका अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जो शॉक होता है आपका वो क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, पकड़ लेता है। और डीसी में क्या होता है, शॉक थ्रो बैक करता है। ठीक है, थ्रो नेचर का होता है ये पूरा। दूसरी चीज होगी। तीसरा क्या है कि हमारे जो टेस्ला जी थे, उन्होंने एडिसन जी को बोला, टेस्ला जी जो थे वो हमारे एडिसन जी को बोला कि जो डीसी करंट है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही काम आता है, एनर्जी लॉस होता है उसके अंदर। बट एसी करंट जो है बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम तार बिछा के आराम से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ले जा सकते हैं, और इसमें जो है एनर्जी लॉस नहीं होता है। इस वजह से एक हम एडवांटेज भी मान सकते हैं एसी का या डीसी के ऊपर। बट जो है उस टाइम जो थे हमारे एडिसन जी थोड़े फॉर्म में थे, उन्होंने किसी की सुनी नहीं। बट फर्दर ऑन एसी करंट ही हमारे आज के टाइम में काम हर जगह आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां तक होने के बाद में क्या हुआ, अब देखो आपके जो मोबाइल वगैरह आप लोग चार्ज करते हो 220 और 240 वोल्ट में चार्ज नहीं होता है वो, है ना। उसके जो मोबाइल की जो एडाप्टर, चार्ज के जो एडाप्टर होता है उसमें देखना 2 वोल्ट, 2.1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट ऐसे ही बताएगा। तो आ तो रहा है हमारे पास 220 वोल्ट, 220 से 240 के बीच में हमारे घरों में आ रहा है। बट मोबाइल में सिर्फ चार्ज होने के लिए क्या होगा, 2 वोल्ट या 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट ही चाहिए। तो ये क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है नॉर्मली अपन जो है
ये जो था आपका एसी में ट्रांसफॉर्मर था कि हाई से वोल्टेज से लो वोल्टेज और लो से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम किसका था? ट्रांसफॉर्मर का, जो सिर्फ एसी में ही पॉसिबल था, डीसी में पॉसिबल नहीं था आपका। यहां तक होने के बाद में क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी की बात आती है। फ्रीक्वेंसी एक नया वर्ड है आपके लिए। हमारे पूरे इंडिया में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 50 हर्ट्ज। फॉरेन में यूएस में आप जाओगे तो 60 हर्ट्ज पे वो काम करती है। हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं, चाहे वो टीवी हो गया, चाहे वो फ्रिज हो गया, कितने भी इक्विपमेंट, वो 50 हर्ट्ज पे काम करता है। फ्रीक्वेंसी होता क्या है वो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि ये एक कंप्लीट साइकिल है ना, ये कंप्लीट साइकिल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलाकर एक कंप्लीट साइकिल बना। ये कंप्लीट साइकिल क्या हुआ, 1 सेकेंड में 50 बार होता है, 50 बार में 1 सेकेंड। तो इस वजह से 50 मतलब 1 सेकेंड में एक फ्रीक्वेंसी मतलब एक साइकिल बन रही है। वैसे तो देखा जाए तो 100 लूप बन रहा है, एक लूप में कितना हो गया, एक कंप्लीट लूप में 2 है तो हाफ हाफ हो गया। तो ऐसे तो 100 बन रहा है, मगर हम एक कंप्लीट बोले तो 50 हर्ट्ज बन रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितने वो लूप बना रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो 50 लूप बनाती है, इस वजह से 50 हर्ट्ज पे हमारी सारी इक्विपमेंट काम करती है। इसको हम फर्दर और डिटेल में कभी 11th क्लास में आप लोग पढ़ोगे आराम से। अभी तक हमारे पास इतना पता चल गया कि एसी और डीसी में फर्क क्या था, है ना। एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है कि एसी में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, डीसी में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। एसी जो होता है वो आपका अट्रैक्टिव नेचर का होता है और डीसी जो होता है आपका थ्रोबैक नेचर का होता है ना। एसी जो है वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, मगर डीसी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है। एसी में एनर्जी लॉस कम होता है, डीसी में एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो ये एसी और डीसी के बारे में हमने थोड़ा बहुत रीड आउट कर लिया। इसके बाद में क्या होता है हमारा जो है, यहां तक होने के बाद में हमारा जो एक नया टॉपिक है दैट इज एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट और एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, अब जनरेटर क्या होता है, अगर हम ऐसे सोचे नॉर्मल कि हम शादी वगैरह में जाते हैं, बहुत दूर एक कोई रिजॉर्ट में जाते हैं जहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं है, बट जनरेटर के हेल्प से क्या हो रहा है, लाइट आ रहे हैं और सब आराम से खा पी के वहां पे आ रहे हैं। इट मीन्स क्या हो रहा है वहां पे कि जनरेटर क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहा है। तो जनरेटर में बेसिकली क्या कहलाएगा, इट इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, जनरेटर कर रहा है। क्योंकि वहां पे तो क्या है, वहां पे सिर्फ जनरेटर को मैंने स्टार्ट किया और जैसे ही स्टार्ट किया वो क्या कर रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। मतलब जनरेटर खुद काम कर रहा है और हमें इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर रहा है। तो जनरेटर बेसिकली क्या है, इट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, ठीक है। यहां तक होने के बाद में क्या हुआ कि अब जनरेटर के कुछ पार्ट भी हम गए। प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, ये एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इट्स वर्क ऑन ईएमआई, ईएमआई पे ये क्या करता है, काम करता है ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से क्या मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट करूंगा मैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करूंगा। इसके अंदर किस तरीके से जनरेट करेंगे वो अभी समझे। उससे पहले हम जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट जरूर देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या किया मैंने, एक बहुत हाई स्ट्रेंथ की मैग्नेट रख दिया दोनों साइड, नॉर्थ एंड साउथ, और इसके बीच में मैंने एक प्लेट लगाई
जिसका नाम है आर्मेचर प्लेट। क्या नाम है? आर्मेचर प्लेट। ये जो प्लेट लगाई मैंने, ये है आर्मेचर कॉइल, जो किससे बना है? सॉफ्ट कॉपर से, सॉफ्ट आयरन कॉपर। किससे बना है? सॉफ्ट आयरन कॉपर, सॉफ्ट आयरन से बना होता है। ठीक है ना? सॉफ्ट आयरन से ही क्यों बना होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके आसपास जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर लेता है? खींच लेता है अपनी तरफ, है ना? क्योंकि ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, इसलिए उसको वो खींच लेता है। इस वजह से आर्मेचर क्या होता है? सॉफ्ट आयरन से बना रहता है। ठीक है? यहां तक होने के बाद में क्या होगा कि यहां पे एक आपका जो है इस पार्ट में एक स्प्लिट रिंग्स लिखा रहता है। S1 दे दिया इसका नाम, S2 दे दिया। ठीक है ना? स्प्लिट रिंग्स लगा रहता है। ठीक है ना? अब ये S1 और एंड S2 का क्या काम है? ये क्या करता है कि ये कांटेक्ट बिटवीन द आर्मेचर कॉइल एंड ब्रश, आर्मेचर कॉइल, ये आर्मेचर कॉइल है ये वाला, इसको, और यहां पे एक क्या किया मैंने? ब्रश लगा दिया B1, और यहां पे भी मैंने क्या किया? एक ब्रश लगा दिया, दैट इज B1। तो ये S1 और S2 का क्या फंक्शन है? ये क्या करता है? मेंटेन द कांटेक्ट बिटवीन आर्मेचर और ब्रश, मेंटेन द कांटेक्ट बिटवीन आर्मेचर एंड ब्रश, आर्मेचर कॉइल एंड ब्रश। ये क्या करता है? इन दोनों के बीच में कांटेक्ट। अब इसको लगाने का तरीका भी है, क्योंकि आर्मेचर ही घूमेगा। जब ये आर्मेचर अगर घूमेगा तो ये क्या होगा? ये साथ में ये भी घूमेगा, और ब्रश के साथ अगर डायरेक्ट इसको कांटेक्ट में कर दूं तो क्या हो जाएगा? उलझने की प्रॉब्लम आएगी, उलझ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लो कि आपका ये आर्मेचर है, यहाँ से दो मैंने आर्मेचर के जो लाइन निकाले और इसको क्या किया? ब्रश से ज्वाइन कर दिया। ब्रश फिक्स रहेगा, तो जब ब्रश फिक्स रहेगा तो क्या होगा? जब ये आर्मेचर घूमेगा तो ये ब्रश क्या होगा? ये भी साथ में घूमेगा और पूरा का पूरा उलझ जाएगा। इस वजह से क्या किया कि यहाँ पे ऐसा ये स्प्लिट रिंग्स लिया, और इस स्प्लिट रिंग्स में ये आर्मेचर ले लिया, और यही आर्मेचर क्या होगा? इस तरीके से घूमेगा। और इस स्प्लिट रिंग के साथ में यहाँ पे मैंने क्या लिया? एक ब्रश ले लिया। ठीक है ना? ब्रश स्प्लिट रिंग से टच है, और स्प्लिट रिंग्स के अंदर जो आर्मेचर है वो ऐसे ऐसे मूव होता रहेगा। ठीक है ना? यहां तक होने के बाद में इसको करंट, तो अपन को तो करंट चाहिए। करंट के लिए क्या होगा? यहाँ पे इसको जोड़ दिया हमने, किससे? गैल्वेनोमीटर से। इसको जोड़ दिया मैंने गैल्वेनोमीटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि कोई भी लोड से जोड़ दिया, है ना? जैसा आपको सही लगे। अगर हम इसको लोड से जोड़ दें, अगर आप कहोगे सर हमें तो S1 चाहिए नहीं, B1 भी चाहिए, डायरेक्ट ब्रश को इस आर्मेचर से जोड़ दो, तो जैसे ही हम ब्रश को आर्मेचर से जोड़ेंगे तो आर्मेचर क्या होगा? जब मूव करेगा तो ये लोड के जो वायरिंग होगी वो आपस में उलझ जाएंगे। इस वजह से मैंने क्या किया? स्प्लिट रिंग लिया, स्प्लिट रिंग में आर्मेचर ऐसे रखा, और इस स्प्लिट रिंग को यहाँ पे ब्रश से ज्वाइन कर दिया। इस ब्रश को मैंने लोड से ज्वाइन कर दिया। तो मुझे घुमाना क्या है? मुझे तो घुमाना सिर्फ यही है, अंदर का आर्मेचर ही घुमाना है। और यही आर्मेचर में क्या होगा? यहाँ पे एक मेरा एक्सेस होगा, जिसको हम कहेंगे एक्सल, है ना? इसी आर्मेचर में एक कोने में होगा। तभी आपने देखा होगा जनरेटर चलाने वाले के लिए क्या करते हैं? वो एक हैंडल टाइप डालते हैं और उसको क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो जैसे ही वो ऐसे घुमाते हैं, वो किसको घुमाते हैं? इसी को घुमाते हैं।
और इससे क्या टच होता है, अंदर जो प्लेट होती है आर्मेचर वो घूमता है। अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, S1 और S2 बता दिया, अब बताता हूं मैं आपको B1 और B2 का क्या काम है, ब्रश 1 और ब्रश 2 का क्या काम है। तो ब्रश 1 और ब्रश 2 का क्या काम है, ब्रश कार्बन ब्रश जो होता है ये आपका जो होता है कार्बन से बना रहता है, ये जो ब्रश होता है ना ये कार्बन से बना होता है, दोनों B1 और B2 जो ब्रश है वो कार्बन से बना रहता है। अच्छा, तो कार्बन ब्रश जो है वो आपका क्या करता है, मेंटेन द कांटेक्ट बिटवीन रिंग एंड लोड, है ना। यहाँ पे रिंग S1 और लोड से क्या करता है, कनेक्ट ब्रश करता है ना। क्यों, क्योंकि देखो रिंग ये रहा एपर्चर आर्मेचर, और इस रिंग से कौन कनेक्ट है, ब्रश, और इस ब्रश से कौन कनेक्टेड है, लोड। तो ब्रश क्या करता है, इस रिंग और लोड को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करके रखता है। तो ये B1 और B2 का क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में हमने देख लिया कि दो हमने मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट लगा दिया, उसके बीच में आर्मेचर लगा दिया जो कि एक सॉफ्ट आयरन से बना रहता है। क्यों बना रहता है सॉफ्ट आयरन से, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि इसके आसपास जितने भी मैग्नेटिक फील्ड हो उनको वो खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। उसके बाद हमने उसके ही एक पार्ट को S1 से जोड़ दिया, स्प्लिट रिंग्स S1, और दूसरे को S2 से जोड़ दिया। इन दोनों का काम क्या है कि कांटेक्ट बिटवीन आर्मेचर और ब्रश के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट करने का काम किसका होता है, S1 और S2 का होता है। और उसके बाद में हमने देख लिया B1 और B2 क्या करता है, ब्रश और किसको जोड़ देता है साथ में, लोड, स्प्लिट रिंग्स और लोड को आपस में कांटेक्ट रखने के लिए B1 और B2 जो होता है, जो कि किससे बना रहता है, कॉपर का, कार्बन का बना रहता है, ठीक है। यहां तक होने के बाद में हमारे पास आता है इसकी वर्किंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वर्किंग कई बार पूछा जाता है, वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाता है, जो कि हमने लिख दिया EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूछ लेते हैं, नहीं तो आपका डायग्राम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहां तक होने के बाद में अब EMI पे के बेस पे ये वर्क करती है। और EMI क्या होता है कि कोई भी कॉइल से अगर मैग्नेटिक लाइंस जो है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो एक इंस्टेंटली करंट जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, यही होता है। तो यहाँ पे इस केस में EMI कैसे लगा है वो देखते हैं हम लोग। अब देखो, मान लो कि ये आपका आर्मेचर है ना, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, ठीक है ना। आर्मेचर है, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पे, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। यही हमने अभी पढ़ा था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो इस केस में क्या हुआ कि हमने तो देख लिया कि ये आपका जो है नॉर्थ और ये होगा आपका साउथ पोल, और बीच में क्या लगा दिया मैंने, आपका आर्मेचर लगा दिया। अब बाहर वाला जो बंदा है इस आर्मेचर को एक्सेल से घुमा रहा है, तो ये आर्मेचर क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब देखो EMI कैसे लगेगा, ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ, बीच में आर्मेचर है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड जब आर्मेचर आपका ऐसे था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, मान लो 4 मैग्नेटिक लाइंस है, ये हो गई 0, एक भी नहीं गई इसके अंदर से। और जब मैंने इसको घुमा के इस तरीके से किया आर्मेचर को, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, सब के सब 4 इसके अंदर से। फिर ऐसे किया, फिर 0, फिर ऐसे किया, फिर 4, कंटिन्यूसली घुमा रहा हूं ना मैं, पहले ऐसे किया 4, फिर 0, फिर 4, फिर 0, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले 4 जा रही है, फिर 0, फिर 4 जा रही है, फिर 0, फिर जैसे ये मैग्नेटिक लाइंस चेंज हो रही है ना, तो इंस्टेंटली एक करंट जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। और वही इंड्यूस करंट क्या होता है, हमारे जो जनरेटर से जनरेट हुआ करंट होता है वही होता है, समझ में आया। तो इसमें हमारा क्या लग रहा है, मैग्नेटिक EMI इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, आया समझ में। इस केस में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर जैसे मैंने आर्मेचर को घुमाया मैग्नेटिक फील्ड 0, फिर मैंने घुमाया मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, फिर घुमाया मैग्नेटिक फील्ड 0, मैक्सिमम 0, ऐसे चलते चलते इंस्टेंटली करंट जनरेट हुआ, और उससे क्या होने लग गया, आपका ये जनरेटर चलने लग गया, और मस्त आराम से शादी में खाना वाना खा के हम लोगों ने आ गए।
तो ये वर्किंग प्रिंसिपल जरूर पूछा जाता है, वर्किंग पूछा जाता है, डायग्राम आपका इसके अंदर जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक एक आपका बचता है डीसी जनरेटर, वो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा भी ताकि आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। एक बस इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।